नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 जो ध्रुव स्वामिनी का नाटक कर रहे हैं, इसमें ध्रुव स्वामिनी के देश काल और वातावरण पर प्रकाश डालिए। या ध्रुव स्वामिनी नाटक में देश काल और वातावरण का जीवंत निर्वाह। तो ध्रुव स्वामिनी का देश काल और वातावरण क्या है, उस समय के हालातों का वर्णन करना है। तो देश काल वातावरण, देश काल और वातावरण जिसे हम स्थान, समय और परिवेश की संज्ञा भी देते हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास आदि कथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रखता है वहाँ का स्थान, समय और वहाँ का परिवेश। तो ऐतिहासिक नाटक होने के कारण यह रचनाओं में तो इसका निर्वाह और भी आवश्यक होता है। और क्योंकि जब तक नाटक में उस युग तथा उस देश की परिस्थिति का सजीव चित्रण नहीं होता जिस युग में उक्त कथा घटित हुई थी, तब तक ऐतिहासिक नाटककार ऐतिहासिक नाटक लेखन में सफल नहीं हो सकता। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी की सबसे छोटा नाटक है। इसमें यद्यपि उनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि बड़े नाटकों जैसा विस्तृत चित्रण नहीं हो पाया है, और अपनी लघु सीमा में भी यह नाटक देश काल वातावरण की पुष्टि में सफल हुआ है। इसमें तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों का सर्वाधिक चित्रण किया हुआ है, और यह नाटक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त समय की परिस्थितियों और घटनाओं पर आधारित है। इसका समय 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद अयोग्य कायर रामगुप्त शासक बना, और उसकी दुर्बलता के कारण ही देश में अराजकता और अशांति फैल गई थी। यही नहीं, सकराज आदि भी परास्त शत्रु अपना पुण्य सिर उठाने लगे थे। तो रामगुप्त में युद्ध करने की अक्षमता, साहस, योग्यता न थी। अतः सकराज जैसे शत्रु भी अनुचित शर्तों को भी मानकर संकट टालना चाहता था। यानी उसकी शर्तों को मान लेता है। अपना संकट टालने के लिए उसकी शर्तों को कौन मान लेता? रामगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के इस घोर अपमान की अवस्था में चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से शकों की शक्ति को पुनः छिन्न भिन्न करके स्वयं राज्यभार संभाला था। इस संक्षिप्त कथा के आलोक में ध्रुव स्वामिनी का देश काल और वातावरण निम्नलिखित तीन बिंदुओं के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है। पहला है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक हालात कैसे? उस समय बहुत ही छल कपट का राजनीति फूट था। तो उस समय के हालात में राजनीति युग कैसा था? इस युग की राजनीति वातावरण में छल माने छल कपट का पुट आ गया था। चंद्रगुप्त और सामंत कुमार स्त्री वेश में शक शिविर में जाते हैं, और जाते ही मदिरा मत शकों पर टूट पड़ते हैं। तो उन्होंने छल से सकराज को मारा था। शिखर स्वामी छल से ही सम्राट समुद्रगुप्त की इच्छा के विरुद्ध चंद्रगुप्त के स्थान पर रामगुप्त का पक्ष लेता है और रामगुप्त को राजगद्दी पर बिठा देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि उस समय राजनीतिक छल कपट की थी। तो तत्कालिक राजनीति का विकृत रूप यह था कि पराजित राजा विजयी राजा को अपनी कन्या उपहार में देकर उसे संतुष्ट करता था, और ध्रुव स्वामिनी इसी राजनीति का शिकार हुई थी। संधि शर्तों में भी नारी को उपहार स्वरूप देने की दूषित राजनीति प्रथा थी, और शकराज अपने संधि प्रस्ताव में अपने लिए ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की पत्नियां को मांगता है। राजनीति षड्यंत्र का इस नाटक में खूब उल्लेख व चित्रण हुआ है, और रामगुप्त को चंद्रगुप्त
और ध्रुव स्वामिनी पर संदेह हो जाता है, वह दोनों से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर समझकर उन्हें सकराज के शिविर में भेज देता है। इस प्रकार राजनीति नीति से दूर हो गई है, जो नैतिक शिक्षा है, जो नीति है, उससे दूर हो गई है, मनुष्यता चली गई है। और इस तथ्य की ओर लक्ष्य करते हुए प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद ने आचार्य मिहिर देव के माध्यम से एक स्थल पर सकराज को चेतावनी देते हुए कहते हैं, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। जो नैतिक शिक्षा है, एक दूसरे से मनुष्य से संबंध रखती है। तो राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ये किसने कहा था? मिहिर देव ने। और आगे कह रहा है, गुप्त युग में राजतंत्र प्रचलित था। शासक की तमाम व्यवस्थाओं पर राजा का एक अधिकार था। वह अपनी मंत्रियों, अपने सामंतों के बल पर शासन चलाता था। मंत्री परिषद का निर्णय सबको मान्य था। परिषद द्वारा रामगुप्त के विरुद्ध निर्णय दिए जाने पर शिखर स्वामी भी रामगुप्त का साथ छोड़ देता है। वह कहता है, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। इस प्रकार राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक विधान, व्यवहार पर्याप्त सजीव चित्रण किया है। और अगला है सामाजिक वातावरण, समाज के हालात क्या थे। तो उस टाइम के जो लेखक थे उन्होंने समाज का ज्यादा चित्रण नहीं किया है, न ही जयशंकर प्रसाद ने। नाटक में सामाजिक वातावरण का चित्रण मुख्यतः राजाओं, सामंतों और राजपुरुषों के संबंध से ही है। सर्वसाधारण माने जो सामान्य जनता के जीवन की कोई भी झांकी इसमें देखने को नहीं मिलती है। इतिहास भी राजाओं, महाराजा, राजपुरुषों की ही कहानी बताता है। फिर भी जयशंकर प्रसाद ने सर्वसाधारण यानी आम जनता का चित्रण कैसे करते हैं देखना। बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस गुप्त शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, इसमें भी पुरुष द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है। और राजा और सामंत लोग कई रानियां और पत्नियां रखते हैं। नारी को तो वे अधिकतर अपने विलास सहचरी मानते हैं। जो रामगुप्त था, रामगुप्त जैसे विलासी शासक सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। रामगुप्त विश्व की अनुपम सुंदरी ध्रुव स्वामिनी को अपनी विलास सहचरी बनाने के लिए उसे राक्षस विवाह करता है, परंतु सदैव उसकी उपेक्षा करता है। सकराज कोमा को फुसलाकर अपनी काम वासना की तृप्ति करना चाहता है। वह कोमा के साथ विश्वासघात करता है और विलास के लिए मदिरा का प्रयोग खूब प्रचलित था। शक सामंत भी मदिरा पान करते थे। समाज में, राजघराना में कन्योपायन की प्रथा प्रचलित थी। कन्या उपहार में दे दी जाती थी। इस प्रकार नारी की क्रीतदासी समझा जाता था। तो हालांकि समय समय पर कोई नारी प्रबुद्ध हो, शक्तिशाली भी हो जाती थी। वह अबला से सबला हो जाती है, विद्रोह और विरोध का स्वर भी प्रकट कर सकती है। मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी ऐसी जागरूक नारियां हैं जो मंदाकिनी देश की राजनीति और राष्ट्र की समस्याओं में सक्रिय भाग लेती है और उसका विद्रोही और विरोधी व्यक्तित्व उसे आधुनिक नारी का रूप प्रदान करता है। तो ध्रुव स्वामिनी भी क्रूध और शुद्ध होकर के अपनी अधिकार की मांग करती है। रामगुप्त से विवाह मोक्ष प्राप्त कर लेती है और विवाह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन माना जाता है। पुरोहित कहता है, माता पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि माँ बाप द्वारा ही संबंध विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है। जोर जबरदस्ती का विवाह शास्त्रानुसार राक्षस विवाह कहलाता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के साथ हुए इस विवाह को राक्षस विवाह ही कहती है, परंतु
पति के मर जाने या संन्यास ग्रहण कर लेने पर नारी को पुरुष से मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था। साथ ही पति के चरित्रहीन, पतित, कलीव, राजद्रोही होने पर भी पत्नी को उससे संबंध विच्छेद करने का अधिकार रखती है। ध्रुव स्वामिनी इसी अधिकार से रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त करती है। कोमा जैसे भावुक नारियां ऐसी भी थी जो न केवल अपने पति या प्रेमी से उनके जीवित रहते ही प्रेम करती थी, अपितु उनके मर जाने पर भी उनके प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता था। यही कारण है कि कोमा अपने को प्रेम में धोखा देने वाले सकराज का शव अपने साथ ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करना चाहती है, ताकि शत्रुओं के हाथों उसके शव की दुर्गति न हो। और लास्ट है धार्मिक वातावरण। धार्मिक क्या है? धर्म का युग था धर्म। तो गुप्त युगीन धार्मिक वातावरण में नियता ब्राह्मण, पुरोहित आदि ही होते थे। ब्राह्मण ही पुरोहित यानी धर्म कर्म के काम करते थे। वे ही विवाह मंडप में मंत्र आदि पढ़कर नर नारी को विवाह संबंधी सूत्र में बांधते थे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म पर आस्था थी। पुरोहित न केवल विवाह संपन्न कराते थे, अपितु उपद्रवों के समन पर शांति कर्म आदि अनुष्ठान भी करते थे। शक विजय के बाद पुरोहित स्वस्त्ययन के लिए आता था और कहता था कि ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसीलिए मैं स्वस्त्ययन करने के लिए आया था। तो गुप्त काल में राजा लोग धर्म, ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षणों को महत्व देते थे। ध्रुव नक्षत्र को चमकते देखना शुभ लक्षण माना जाता था। और किंतु धूमकेतु के दर्शन, धूमकेतु तारा है जो आकाश में, का दर्शन अशुभ का सूचक था। शक शिविर में पहुंचकर जहां चंद्रगुप्त चमकते हुए ध्रुव को देखकर उत्साहित है और सकराज धूमकेतु को देख करके आशंकित और भयभीत हो उठता है। आचार्य मिहिर देव भी धूमकेतु के कारण कोमा का शक दुर्ग में रहना अमंगलकारी बताता है। और धर्म का महत्व होने के कारण पुरोहित और विद्वानों की बात सुनी और मानी जाती है, और धर्म के ही बल पर पंडित पुरोहित लोग राजा तक अपनी खरी सुना देते थे। पुरोहित राजा रामगुप्त, मंत्री शिखर स्वामी को, मिहिर देव, सकराज को इसी कारण निर्भयता पूर्वक फटकारते हैं। इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में देशकाल वातावरण के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण की सृष्टि प्रसाद जी ने की है। और इस युगानुरूप इतिहास के सम्मत है। नाटक को पढ़ते हुए या देखते हुए पाठक या दर्शक को निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह गुप्त काल में पहुंच गया। हर पाठक दर्शक की इसी प्रतीति नाटक के देश काल और वातावरण की सफलता का सूचक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया।